एनसीईआरटी बुक क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 1 अध्याय 1 है सौर मंडल में पृथ्वी। आज हम लोग पढ़ेंगे सौर मंडल में पृथ्वी। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है कवर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये कुछ मैंने अंडरलाइन किया है, इसको ही हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे क्या कह रहा है। देखिए पहले बोल रहा है यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। आप चंद्रमा को पूर्ण तरीके से 1 महीने में एक बार आप लोग देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है कहलाती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं और 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। अब देखिए यहाँ पे सूर्य के बारे में दिया जा रहा है। सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण के अत्यधिक ज़्यादा तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। अब रात में जो चमकने वाली वस्तु है जैसे तारा को हम रात में देख सकते हैं और दिन में इसको नहीं देख सकते। जो चमकने वाली वस्तुएं हैं उसको हम दिन में नहीं देख सकते हैं, रात में देख सकते हैं। और ये देखिए सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। क्या कह रहा है सर कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं, सूर्य और चंद्रमा जो है और सभी वस्तुएं जो रात के समय, जो रात्रि को समय आसमान में चमकती है, सूर्य, चंद्रमा, तारा जो आसमान में चमकती है उसके खगोलीय पिंड कहलाती है। अब है कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं और कुछ खगोलीय पिंड जो है बड़ा होता है और बड़ा आकार में होता है, बड़ा शेप में होता है और वो गर्म भी होता है। ये गैसों से बने होते हैं और ये गैसों से भी बने होते हैं। इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। इसके पास अपनी ऊष्मा मतलब गर्माहट, इसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में जो है उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है और सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तारा ही है। और देखिए आगे यहाँ अंडरलाइन है। हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, स्पष्ट तरह से आपको दिख रहा होगा। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है। रात के समय जो चमकता है वो अनगिनत है, तारे और सूर्य के समान है, मतलब एक समान है, एक जैसा है। लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। लेकिन हमसे बहुत दूर अधिक होने के कारण, बहुत दूर जो है हो जाता है, उसके कारण हम उनकी ऊष्मा यानी गर्माहट या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। और वे जो है अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। अब ये देखिए, अब ये पढ़ते हैं क्या कह रहा है। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। और तारों को विभिन्न समूहों, विभिन्न ग्रुपों, अलग अलग ग्रुपों में बनाई गई विविध को हम आकृतियों में देख सकते हैं। ये नक्षमंडल कहलाते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर, अर्सा मेजर या बिग बियर मतलब उसी का एक रूप होता है। इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। और ये जो है सात ऋषि संत, यह 7 तारे का समूह है। यह तारा 7 है, 7 तारे का ग्रुप है, एक समूह बनाया गया है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है, एक हिस्सा है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारित तारों की सहायता से करते हैं। अब प्राचीन काल में लोग जो है
लोग रात्रि में रात को दिशा निर्धारण तारा की सहायता से करते हैं। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। अब उत्तर का जो तारा है वो उत्तर को ही दिशा को बताएगा, जिसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, और ध्रुव तारा जो है आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, एक ही जगह पर रहता है, एक जगह से इधर उधर नहीं हिल पाता है, दूसरे जगह पे एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाता है, ये हमेशा एक ही जगह रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। अब क्या कह रहा है, सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को हम जान सकते हैं कि क्या उसका स्थिति है, मतलब अच्छा है कि खराब है, कैसा स्थिति, हम सब कुछ उसके बारे में जान सकते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। कुछ खगोलीय पिंड जो है उसमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। प्रकाश और गर्माहट नहीं होती है। ऊष्मा मतलब हम आपको बता चुके हैं, गर्माहट। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, प्रकाशित कराया जाता है। ठीक, समझ गए होंगे। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ऐसे पिंड जो है वो ग्रह कहलाते हैं, प्लैनेट कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। अच्छा, ग्रीक भाषा के प्लेटाई शब्द से बना है। ग्रीक भाषा से प्लेटाई शब्द से बना है प्लैनेट, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। परिभ्रमक अर्थात प्लैनेट जो है वह चारों ओर हमेशा घूमते रहते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी पर तो हम ही रहते हैं, तो पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। ऊष्मा जो है सूर्य से प्राप्त करती है, गर्माहट, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत है। समझ गए होंगे। अब आइए इसको देख लेते हैं, कुछ रोचक तथ्य। अब इसको रोचक तथ्य, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ होती है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये कुछ चित्र है। इस चित्र को हम बाद में समझेंगे। कुल हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह, हम 8 ग्रह का नाम हम आपको बताएंगे। अभी चलिए हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, आसमान में देखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। आसमान में जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा है, उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। समझ गए होंगे। और सौर मंडल देखिए, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। अब थोड़ा ये देख लेते हैं, क्या आप जानते हैं, ये देख लेते हैं। पौराणिक रोमन कहानियाँ में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। मतलब कि सौर जो शब्द है उसका अर्थ होता है सूर्य से संबंधित। सूर्य से संबंधित के बारे में कुछ बातचीत या कुछ उसमें बताया जाता है, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम इंग्लिश में कहा जाता है। अब आइए यहाँ पे पढ़ते हैं सौर मंडल। और यहाँ पे सूर्य हो गया, सौर मंडल तो हो गया। यहाँ पे आइए अब सूर्य को पढ़ते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य जो है वो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, अभी है या बहुत बड़ा है, और यह बहुत बड़ा भी है एवं अत्यधिक एवं ज़्यादा गर्म गैसों से बना है। ज़्यादा गर्म गैसों से ये बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को
बांधे रखता है। सौरमंडल को क्या करता है? बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। समझ गए होंगे। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। लेकिन हम इसको अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस हम नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। हमसे बहुत दूर रहेगा। अगर मान लीजिए कोई आग, आप आग फूंक दीजिएगा और आग से आप बहुत दूर चले जाइएगा, तो आप लोग वो आग जो होगा उसका गर्माहट ऊष्मा आप उसको महसूस नहीं कर पाइएगा। महसूस कब कर पाइएगा? जब आपको आग को नज़दीक जाना पड़ेगा, तब आप महसूस कर पाइएगा। हाँ, तो क्या कह रहा था? हो गया। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। वाह। सूर्य पृथ्वी से नहीं, देखिए, पृथ्वी से सूर्य नहीं, सूर्य से पृथ्वी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब सोचिए क्या होगा। अब ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। शब्द की उत्पत्ति। जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है शब्द है। देखो, जियोग्राफी जो है यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, एक शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण, पृथ्वी के बारे में कुछ पढ़ना, पृथ्वी के बारे में कुछ बताना, पृथ्वी के विशेष अंग, मतलब कि उसी के बारे में पढ़ना। यह दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। ये दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। जीई, जिसका अर्थ होता है, जीई शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी एवं ग्राफिया। ग्राफिया का अर्थ है पृथ्वी होता है, और ग्राफिया का अर्थ है लिखना, मतलब कि पृथ्वी के बारे में कुछ लिखना। आप समझे बात? जिनमें जीई शब्द का अर्थ है, जीई का अर्थ है पृथ्वी, जीई का अर्थ हो गया पृथ्वी। अच्छा, ग्राफिया का अर्थ हो गया लिखना, पृथ्वी के बारे में कुछ लिखना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जियो है और यहाँ पे लॉजी है, जियोलॉजी, पृथ्वी का अध्ययन करना। मेट्री है, यहाँ पे ऑइड है, पृथ्वी के आकार के अनुरूप, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जियोग्राफी है। अब यहाँ पे चलिए, हम ग्रह, ये पढ़ लिए थे सूर्य, अब हम ग्रह पढ़ते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 गो ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूर के अनुसार वे हैं, सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। राइट। यहाँ पे जो याद करने का तरीका है यहाँ पे बताया गया है। माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्वाइड यूज NUTS, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आसान तरीका है ग्रह के नाम याद रखने का तरीका। इससे भी अच्छा तरीका है वेम जे सन, याद कर लीजिए। MVEM, वेम, JSUN, वेम जे सन। एम का मतलब होता है मैरकरी, और वेम, और V का मतलब होता है वेनस। वेम जे सन आप याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाता है। सौरमंडल सभी 8 ग्रह हैं, एक निश्चित मतलब डेफिनेटली पथ पर सूर्य का चक्कर लगाता है 8। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार मतलब गोला में फैले हुए, गोला लेकिन थोड़ा सा चपटा है, ये कक्षा कहलाते हैं। ठीक। अब बुध सूर्य से सबसे नज़दीक है। अब बुध ग्रह जो है वो सूर्य से सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। और अपनी कक्षा में जो है सूर्य को चारों ओर चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुबड़ा ग्रह कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुबड़ा ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है, इसलिए कहा जाता है। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं, क्या आप जानते हैं, इसको देख लेते हैं। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंधित में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्र थे। हो गया। अब यहाँ पे पढ़ते हैं। अभी तक प्लूटो
अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता है। अभी तक जो प्लूटो भी है, प्लूटो भी क्या है, एक ग्रह है, एक ग्रह उसको भी माना जाता है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है यूबी 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। प्लूटो भी बौने ग्रह कहे जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। अभी और सारा है, ये सब हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। देखिए, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। पृथ्वी क्या है, तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में पांचवा, यह आकार में मतलब शेप में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। 5 जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यह कारण है कि इसके आकार में भू-आभ कहा जाता है। भू-आभ कहा जाता है। भू-आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। भू-आभ का अर्थ क्या है, पृथ्वी के समान आकार, मतलब पृथ्वी के ही जैसा एक और मतलब कि आकार है, शेप है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी है। पृथ्वी ना ही अधिक ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडी है, मतलब कि नॉर्मल में है। नॉर्मल में है। हम कैसे जिएंगे, हम अगर मान लीजिए कि ज़्यादा अगर ठंडे लग जाएगा तो आदमी अलग अलग मतलब कि बीमारियां हो जाती है। इसलिए हम नॉर्मल रहेगा मौसम, उसके बाद में हम लोग अच्छे तरीके से रहेंगे। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, और यहाँ पे पानी भी वायु भी उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। और पानी जो है और वायु जो है हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। मतलब हम पानी नहीं रहेगा और वायु नहीं रहेगा तो हम नहीं जी पाएंगे। मतलब कि ये सब आवश्यक है, मतलब कि इसेंशियल है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस हो, जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। समझ गए? अच्छा, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। एक क्लास 10th में हम पूछ सकता है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री है, उसको आकाश कैसा दिखता है, तो नीला दिखता है। यही यहाँ पे सवाल बोल रहा है। अंतरिक्ष से देखने पर किसको देखने पर, पृथ्वी को देखने पर नीले रंग का दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए पृथ्वी जो है नीले रंग का दिखाई पड़ती है। इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। और यहाँ पे रोचक तथ्य थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या आप जानते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किमी प्रति घंटा सेकेंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। क्या बोल रहा है, सूर्य जो होता है और उसके प्रकाश को मतलब कि धूप को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। 8 मिनट में पृथ्वी तक पहुंच जाता है। और यहाँ पे देखिए चंद्रमा, और यहाँ पे रोचक तथ्य भी देख लेते हैं। नीला आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे। नीला आर्मस्ट्रांग जो है वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। देख लेंगे इसका नाम। और यहाँ पे चंद्रमा, अब ये देखिए, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। हमारा जो पृथ्वी है उसके पास सिर्फ एक ही ग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। राइट,
आप लोग देख लेंगे। और यहाँ पे उपग्रह थोड़ा पढ़ लेते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार लगाते हैं। और ये थोड़ा देख लीजिए, मानव निर्मित उपग्रह एक कृमित एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। रॉकेट के द्वारा जो है इसको अंतरिक्ष में भेजा जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये टूटा हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिगर में बताया भी हुआ भी है कि यहाँ पे रॉकेट है और यहाँ पे कुछ इस तरह का दिख रहा है। रॉकेट के अंतरिक्ष में भेजा रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में इसको भेजा जाता है। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पे देखिए, एक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। और पृथ्वी की कक्षा में जो है इसको स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट IRS एडुसैट इत्यादि हैं। अब यहाँ पे थोड़ा देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर कितना दिन में लगाता है? 27 दिन में लगाता है पृथ्वी का चक्कर। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। एक चक्कर भी पूरा करता है। ठीक, इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से चंद्रमा एक ही भाग में दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। और यहाँ पे देखिए क्षुद्र ग्रह, देखिए यहाँ पे क्षुद्र ग्रह दिया हुआ है, क्षुद्र ग्रह। और यहाँ पे क्षुद्र ग्रह का फिगर भी दिया हुआ है, चित्र भी दिया हुआ है, चित्र 1.5 क्षुद्र ग्रह यहाँ पे लिखा हुआ भी है। देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं इसको क्या कह रहा है क्षुद्र ग्रह के बारे में। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। चित्र 1.2 में देखने के लिए बोल रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग है। क्षुद्र ग्रह के ही भाग है जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर अलग हो गए। देखिए उल्कापिंड, देखिए उल्कापिंड के बारे में पढ़ते हैं। क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। क्या कह रहा है समझ गए होंगे। देखिए सूर्य के चारों ओर, सूर्य है उसके चारों ओर चक्कर लगाने में घूमने में पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों छोटा छोटा टुकड़ा को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतनी नज़दीक आ जाते हैं, कभी उल्कापिंड पृथ्वी के इतना नज़दीक आ जाता है कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिसका धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आकाश गंगा के बारे में कुछ बताया गया है। हम पढ़ते हैं आकाश गंगा क्या है। चित्र 1.6 में है आकाश गंगा। यह लाखों तारों का समूह है। अब आकाश गंगा ये लाखों तारों का समूह है। रात में देखते हैं कितना तारा हो जाता है, तो उसमें लाखों तारों का समूह है। एक ग्रुप है, तारा का एक ग्रुप होता है, वही है
तारा का एक ग्रुप। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे, अच्छा आप मिल्की वे गैलेक्सी का तो नाम सुने ही होंगे, है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। हमारा सौरमंडल जो है इस आकाशगंगा का एक ही भाग है, एक ही हिस्सा है, ठीक। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। मतलब कि धरती पर कैसे, ज़मीन पर कैसे एक गंगा में पानी बहता है, वैसा ही तारा आकाश में रहता है, बहती गई। हाँ, इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है, इस प्रकार की लाखों। देखिए, अब आकाश में जो तारा होता है वो तो तारा बहुत लाखों करोड़ों होता है ना, बहुत सारा तारा होता है, उसका एक ग्रुप होता है, वही ग्रुप है। तो यहीं पे इसको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव जो टिक करने वाला है, चिन्हित करने वाला है, सही उत्तर चिन्हित करे, 2 में है। यहाँ पे हाँ देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 1 में है कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शुक्र को। दूसरा है सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तीसरा पूछ रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तीसरा पूछ रहा है, तो ख हो जाएगा पृथ्वी। और यहाँ पे देखिए, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार मतलब गोला होता है लेकिन थोड़ा सा चपटा होता है, चपटा, चपटा जानते हैं ना, चपटा होता है। और चौथा है ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञात होता है। तो ऑप्शन ख सही हो जाएगा, उत्तर दिशा से। 5वां है क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आओ कुछ यहाँ पे पढ़ने के लिए दे रहा है। ये चैप्टर समाप्त हो गया। देखिए यहाँ पे सूर्य के बारे में बताया गया है, कैसे कैसे होगा, यहाँ पे सूर्य के बारे में बताया गया है। तो चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और वहाँ पे रेड कलर का बटन होगा उसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।